हाउ आर बालको। तो आज चलेगा अपना इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में अपन ने सीख लिया कि लाइन कितने कितने टाइप की होती हैं और उनकी क्वालिटी क्या होती है। ठीक है, उनके सारे टाइप भी पढ़ लिए। अब इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में अपन देखेंगे एंगल के बारे में। एंगल की सारी क्वालिटी देखेंगे, टाइप देखेंगे और एंगल को देखेंगे भाई एंगल होता क्या है, कैसे बनता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि जिसने पार्ट 1 अगर नहीं देखा है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है वो अगर नहीं देखा है तो वो पहले देखे, क्योंकि एंगल में जो भी कैसे ऐसे जो भी कंसेप्ट आएंगे वो सारे के सारे लाइन के बेस पर होंगे। तो लाइन के टाइप, अगर लाइन की क्वालिटी आपको अगर नहीं पता है तो एंगल समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो अच्छा है कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट पहले 1 देख लें, उसके बाद में इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में आ जाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन अब एंगल के बारे में। तो पहले देखते हैं अपन एंगल होता क्या है। ये एंगल है क्या चीज, पहले तो ये बात अपन देख लेते हैं। तो देखो एंगल है अपनी जो लाइन थी जिसे अपन क्या बोल रहे थे, रे किसको बोलते थे अपन, जिसका एक पॉइंट तो क्या हो, स्टॉप हो या फिर एंड पॉइंट हो अपने पास, और वो दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस्ड होता जा रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड आगे से आगे होता जा रहा है। इस तरीके से अपनी क्या बनती है, रे बनती है। अब इसी तरीके से अपने पास होनी चाहिए 2 रे। अगर अपन को एक एंगल बनाना है, ठीक है, एंगल को बनाना है तो उसके लिए अपन को चाहिए 2 रे, और दोनों रे में कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों रे के जो एंड पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। यानी इसी एंड पॉइंट, ये जो पॉइंट अपना है ना, ये वाला पॉइंट एंड पॉइंट है, और वो दोनों प्रोड्यूस्ड करेगा दोनों रे को, है ना, वो प्रोड्यूस्ड करेगा दोनों रे को इस तरीके से। ठीक है, कैसा भी बन सकता है, इधर की साइड भी बन सकता है, नीचे ऊपर किसी कैसा भी बन सकता है। लेकिन ये क्या करेगा, या फिर यूं मान लो ये 2 रे है अपनी L1 को नाम देते L1, और ये है रे L2। तो L1 और L2 ये दोनों की दोनों रे अपनी, इनका जो एंड पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। और इस तरीके से अपना क्या बनेगा, एक एंगल सा बनेगा। ठीक है, अब एंगल को कहां पर नापते हैं अपन, या फिर ये मान लो मेजरमेंट कहां पर करते हैं, तो मेजरमेंट भैया आप यहां पर करते हैं, यहां पर मेजरमेंट किया जाता है एंगल को, कि एंगल कितना है अपना। ठीक है, अब ये तो मेजरमेंट हो गया। अब एक सोचने लायक बात ये भी है कि मेजरमेंट कैसे करेंगे, कौन सी लाइन से कैसी लाइन आगे पीछे हो रही है, या फिर ये लाइन क्या कर रही है, रोटेट हो रही है, या फिर ये लाइन रोटेट हो रही है, कौन सी लाइन घूम रही है आपस में, ये भी पता नहीं है। तो इसमें से एक बात ध्यान में रखना, एक लाइन को हमेशा रोक कर रखना है, एक लाइन को हमेशा रोक कर रखना, चाहे इस लाइन को रोक लो चाहे इस लाइन को रोक लो। जिस लाइन को आप रोक रहे हो ना, उसी लाइन को अपन बोलेंगे बेस, यहां पर उसी लाइन को बोलेंगे अपन यहां पर बेस। ठीक है ना, और जिस लाइन को अपन नहीं रोक रहे हैं, ठीक है, जिस लाइन को अपन नहीं रोक रहे हैं उसको बोलेंगे अपन आर्म। ठीक है, आर्म बोल दो या साइड बोल दो, लेकिन यहां पर आप आर्म ही बोलोगे। और साइड और आर्म में क्या डिफरेंस होता है ये भी बता दूंगा। ध्यान में रखना, जो कंप्लीट शेप बन जाए, जहां पर कंप्लीट शेप बन जाए, एग्जांपल फॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल की तीनों साइड है वो कंप्लीट है, ये कंप्लीट फिगर। अब ये फिगर कंप्लीट है, अब इसकी ये तीनों जो लाइन है, इन तीनों लाइन को अपन बोलेंगे 3 साइड, ये फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड। ठीक है, अब अपन चलेंगे आर्म। अब आर्म बोलेंगे उसको जिसमें क्या हो, कंप्लीट फिगर वो ना बना हुआ हो। एग्जाम्पल फॉर क्वाड्रिलेटर में अगर अपन देखें, क्वाड्रिलेटर में अपन देखें तो ये कंप्लीट बन जाएगा। लेकिन इसको अगर अपन यहां से एक लाइन हटा दे, क्लोज फिगर बनना चाहिए, बस यही कंसेप्ट है कि क्लोज फिगर बनना चाहिए। अगर क्लोज फिगर बनेगा तो उसको बोल देंगे अपन साइड, वरना अपन बोलेंगे ओनली फॉर आर्म। ठीक है,
तो यहाँ पर ये तीन है, ये तीनों क्या है, इनमें से कोई एक तो बेस बनेगी और दो आर्म बनेगी। हमेशा ध्यान में रखना बेस हमेशा एक ही होता है, चाहे आपके पास आर्म कितनी भी हो, बस बेस हमेशा एक ही बनेगा आपका। तो बेस यहाँ पर तो ये बन जाएगा, और जो बेस होगा वो वाली लाइन हमेशा क्या होगी, रुकी हुई होगी, ना तो वो रोटेट करेगी, ना वो घूमेगी, ना वो हिलेगी, वो एक जगह स्थिर बनी हुई रहेगी। और जो सेकंड अपनी लाइन होगी वो वाली लाइन घूमेगी, रोटेट करेगी, फिरती डोलेगी, इधर उधर भागती भी रहेगी, वो सारे काम करेगी, उसको बोलेंगे अपन आर्म। ठीक है ना। तो यहां पर बेस और आर्म बनेगा किसमें, एंगल में। बेस और आर्म के बीच में एंगल बनता है, ये भी ध्यान में रख लेना चाहिए आप। बेस और आर्म के बीच में एंगल बनता है। अब ये वाला एंगल देखो यहां पर मेजर है, हुआ एंगल का मेजर भी दो तरीके से होता है ना, टू टाइप्स में होता है। वो कैसे होगा, डायरेक्शन से होगा। यहां पर ये देखो एक बात हमेशा ध्यान में रख लेना, एंगल में सारा का सारा कंसेप्ट है ना वो डायरेक्शन के बेस के ऊपर है, डायरेक्शन के बेस पर ही है सारा का। अगर आपने डायरेक्शन के बारे में समझ लिया तो एंगल को पहचानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बस डायरेक्शन का ध्यान में रखना। अब ये वाला डायरेक्शन है, इस एंगल के लिए दो डायरेक्शन बनेगी। कैसी डायरेक्शन बनेगी, देखो अगर ये बेस है इसका मतलब ये फिर रही है ना, ये घूमती रह रही है, कभी दिल्ली जा रही है, कभी मुंबई जा रही है, कभी हरियाणा जा रही है ना, तो ये वाली घूम रही है। यानी अगर ऐसे घूमेगी है ना, इस डायरेक्शन में घूमेगी, तो ये वाला डायरेक्शन देखो कौन सा होगा, अपन कंपेयर करेंगे किस पर। देखो डायरेक्शन में अगर अपन को डायरेक्शन निकालनी होती है किसी भी चीज की, घूमने में, रोटेट में, ओनली फॉर रोटेट में डायरेक्शन निकालनी होती है, ओनली फॉर रोटेट में, तो अपन कंपेयर करते हैं वॉच से, है ना, घड़ी से कंपेयर करते हैं अपन। वहां पर देखते हैं जो घड़ी की दिशा है, जो घड़ी की डायरेक्शन है, उसको तो बोलते हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज, और जो घड़ी के कन्वर्सली उल्टी दिशा होगी उसको बोलेंगे अपन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो यहां पर ये वाली जो डायरेक्शन चल रही है इसको बोलेंगे अपन क्लॉकवाइज। इसको बोलेंगे अपन क्लॉकवाइज। ये होगी अपनी क्लॉकवाइज, और एक होगी एंटी क्लॉकवाइज। एक होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहां पर एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि ऊपर वाली यानी इस डायरेक्शन में अगर कोई भी लाइन आर्म घूमेगी तो वो तो होगी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन क्या है, घड़ी के अपोजिट है, घड़ी के भाई इनवर्स है। ये घड़ी की जो डायरेक्शन होती है, जो कांटे होते हैं घड़ी के, उनकी डायरेक्शन के इनवर्स है ये, तो इसको बोलेंगे अपन एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और अगर नीचे की साइड से ऐसे घूमे तो इसको बोलेंगे अपन क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की डायरेक्शन में वो घूम रही है, कोरिस्पॉन्डिंग किसमें है, वो घड़ी में है। अब बात करते हैं अपन आगे कि क्लॉकवाइज घूमेगी, अगर ये आर्म क्लॉकवाइज घूमेगी, टर्न करेगी, तो एंगल किस टाइप का बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो एंगल किस टाइप का बनेगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर आर्म क्लॉकवाइज घूमेगी तो वहां पर अपना जो एंगल बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। ठीक है ना, वो बनेगा अपना नेगेटिव। और अगर अपनी आर्म एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो अपना जो एंगल बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव। अब आप सोचोगे कि ये वाला भैया नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरीके से बनेगा एंगल में, तो देखना भाई नेगेटिव और पॉजिटिव सिंपल है, जैसे डिजिट क्या है अपन नेगेटिव और पॉजिटिव लगाते हैं। ठीक है, अगर कुछ सिंबल ना हो तो उसको अपन पॉजिटिव मानते हैं, और अगर सिंबल होगा तो वो नेगेटिव का होगा, तब वो नेगेटिव हो जाएगी। बस यहीं पे भी वही है कि कोई भी डिजिट है, एग्जाम्पल 4 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये 45 डिग्री का है, ये 45 है, एक बार डिग्री को छोड़ते हैं अपन, ये 45 का है। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, डायरेक्शन देखेंगे इसकी, भाई इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होती है तो पॉजिटिव होता है,
एंगल क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर एंगल प्लस का आएगा, अभी ये पॉजिटिव है, ठीक है, और प्लस में अपन लगाते ही नहीं है कोई सिंबल। अब बात कर लेते हैं ये एंगल की यूनिट क्या होती है। अब यूनिट क्या होंगी अब वो भी समझ लेते हैं भाई यूनिट क्या होती है। जैसे देखो आप बाजार में जाते हो या फिर किसी भी शॉप पर जाते हो, तो वहां पर कोई भी आप सामान लेते हो, तो वहां पर कोई भी सामान लेते हो तो कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे उससे, कि ऐसे तो बोलते होंगे भाई चीनी दे दे, भाई दूध दे दे, ऐसे तो बोलते नहीं होंगे, तो कुछ ना कुछ बोलते होंगे कि भैया 2 किलो चीनी दे दो या फिर 5 किलो चीनी दे दो, भैया 1 लीटर दूध दे दो, 5 लीटर दूध दे दो, इस तरीके से अपन बोलते हैं। तो ये जो किलो लीटर आता है ना, ये क्या होता है यूनिट होती है। जैसे अगर कोई भी चीज अपनी सॉलिड है ना, सॉलिड स्टेट में है, तो उसको बोलेंगे अब उसके लिए यूनिट होगी अपनी किलोग्राम, है ना, ग्राम या फिर किलोग्राम। और अपनी कोई भी चीज है वो लिक्विड में है, ठीक है, तो उसके लिए यूनिट होगी अपनी लीटर, ठीक है। और जो कोई भी चीज है वो गैस में है, जैसे एग्जांपल फॉर सिलेंडर या फिर ऑक्सीजन, इस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर, इस तरीके से जो भी चीज होगी जो गैस में होगी उसको उसकी यूनिट होती है बैरोमीटर, ठीक है, उसको अपन बैरोमीटर में मेजरमेंट करते हैं। इसी तरीके से अपना एंगल होगा। अब एंगल के लिए भी कोई ना कोई यूनिट होगी अपनी। अब वो वाली यूनिट क्या होगी, उस यूनिट को बोलेंगे अपन डिग्री, उस यूनिट को बोलेंगे अपन डिग्री। और डिग्री को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं भैया आपका जो एंगल है ना, उसके ऊपर छोटा सा ओ बना दो या फिर 0 लिख दो, उसको ही बोलते हैं अपन डिग्री, ठीक है। ये वाली होती है अपनी डिग्री, इसको बोलते हैं अपन डिग्री। अब आगे बात करते हैं कि ये एंगल होगा, एंगल को तो अपन ने बता दिया इसकी यूनिट क्या होगी, उसको किस तरीके से अपन मेजरमेंट करेंगे, लेकिन एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आप मान के चलो कि भाई यहाँ पर कोई 45 में अपने कुछ भी मेजरमेंट नहीं किए, अब अपन को ओनली फॉर ये बताना कि यहाँ पर एक एंगल है, तो अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए कोई ना कोई सिंबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो सिंबल क्या होगा, थीटा, उसको बोलेंगे अपन थीटा। और थीटा इस तरीके से लिखा जाता है, ओ लिख दो या फिर 0 लिख दो और उसके बीच में क्या कर दो, एक लाइन बना दो, उसको बोलेंगे अपन थीटा। तो यहां पर जो एंगल था उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी पूरी हो गई। अब आगे चलते हैं अपन एंगल के टाइप पर। तो एंगल का टाइप फर्स्ट है टाइप ऑफ एंगल ऑन बेस मेजर, ठीक है। तो मेजर के ऊपर क्या करेंगे अपन, एंगल के टाइप देखेंगे। अब देखो भाई यहाँ पर एंगल के टाइप किस तरीके से मेजर करेंगे। अब ये वाली तो अपनी बेस बनानी पड़ेगी पहले, तो एक ये अपन ने बना ली बेस, ये अपनी बेस है। अब एक लाइन या फिर एक और बनानी पड़ेगी ऐसी रे, तो अपन ने क्या कर लिया 90 डिग्री की बना ली, एक सीधी सीधी ऐसी। अब क्या करेंगे, यहां पर एंगल क्या है 0 डिग्री, ऊपर क्या है एंगल 0 डिग्री। अब जस्ट ये 0 डिग्री और ये कितना है 90 डिग्री, ये अपना है 90 डिग्री, ठीक है। अब 0 डिग्री टू 90 डिग्री जो भी एंगल होगा, 0 डिग्री टू 90 डिग्री जो भी एंगल होगा उसको बोलेंगे अपन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। और इसको हिंदी में बोलते हैं भैया न्यून कोण। न्यून कोण। और जो अपना सीधा का सीधा 90 डिग्री बनेगा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, जो अपना ये वाला एंगल होगा ना वो 0 डिग्री के या तो इक्वल होना चाहिए या फिर 0 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए, और 90 डिग्री से लेस देन होना चाहिए। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। 90 डिग्री के तो लेस देन होगा और 0 डिग्री के ग्रेटर देन होगा। इस तरीके से अपना फॉर्मेट बनेगा। अब क्या होगा, एंगल जो फिक्स 90 डिग्री का हो, एंगल फिक्स 90 डिग्री का हो, ना तो 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज्यादा, तो उसको बोलेंगे अपन राइट एंगल,
राइट एंगल को हिंदी में बोलते हैं भैया समकोण। राइट एंगल को हिंदी में बोलते हैं समकोण, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इस 90 डिग्री को तो बेस रख लेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री अपने लिए अब बेस है, पहले आर्म थी, अब बेस बनाएंगे इसको, और एक बनानी पड़ेगी इसके लिए आर्म, ये बन गई अपनी आर्म। अब 90 डिग्री से ग्रेटर देन ऑफ 90 डिग्री बट लेस देन ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड टू ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऐसे एंगल जो क्या हो 90 डिग्री से तो बड़े बट 180 डिग्री से छोटे हो, ये वाला एंगल बनेगा अपना 180 डिग्री एंगल, ठीक है। 180 डिग्री से छोटे हो तो उसको बोलेंगे अपन ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण। अगर इसका फॉर्मेट देखें अपन तो 90 डिग्री टू ग्रेटर देन बट 180 डिग्री टू लेस देन। तो 90 डिग्री से तो क्या होगा ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल नहीं होगा, ध्यान में रखना, और 180 डिग्री से लेस देन, ठीक है। अब एक प्रॉपरली 180 डिग्री कोई एंगल हो, अगर कोई भी एंगल प्रॉपरली 180 डिग्री हो तो उसको बोलेंगे अपन स्ट्रेट एंगल, इसको बोलेंगे अपन स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल को हिंदी में बोलते हैं भैया रिज्जु कोण। इसको बोलते हैं रिज्जु कोण। प्रॉपरली 180 डिग्री ही मेजर होना चाहिए इसका, ठीक है ना, तब भी वो क्या होगा स्ट्रेट एंगल होगा। अब बात कर लेते हैं कि 180 डिग्री टू 360 डिग्री, यहां पर ध्यान में रखना ये वाला एंगल बनेगा 360 डिग्री का। अगर 180 डिग्री टू 360 डिग्री कोई एंगल हो अपना, 180 डिग्री टू 360 डिग्री कोई एंगल हो अपना, तो उसको क्या बोलेंगे, वो वाला एंगल होगा भैया अपना रिफ्लेक्स एंगल, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। और इसका फॉर्मेट अगर लिखे अपन तो वो होगा 180 डिग्री टू ग्रेटर देन बट लेस देन 360 डिग्री, इक्वल नहीं होगा पूरा पूरा। अगर कोई एंगल प्रॉपरली 360 डिग्री हो अपना, अगर कोई एंगल प्रॉपरली 360 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रून कोण। प्रून कोण भी बोलते हैं, संप्रून कोण भी बोलते हैं, ठीक है ना, दोनों बोलते हैं। और यहाँ पर ये रिज्जु जो कोण है हिंदी में इसको रेखीय भी कोण, रेखीय कोण भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, ये तो थे 6 टाइप के, ठीक है, मेजर के ऊपर तो थे टोटल 6 टाइप के। फर्स्ट एक्यूट, सेकंड राइट एंगल जो क्या होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए प्रॉपरली, और ऑब्ट्यूस एंगल जो क्या हो ग्रेटर देन टू 90 डिग्री बट लेस देन टू 180 डिग्री, और फिर स्ट्रेट एंगल जो क्या होना चाहिए 180 डिग्री प्रॉपरली 180 डिग्री, फिर होना चाहिए अपना रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होना चाहिए अपना ग्रेटर देन टू 180 डिग्री बट लेस देन टू 360 डिग्री, उसको बोल देंगे अपन रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल उसको बोलेंगे जो 360 डिग्री हो, प्रॉपरली 360 डिग्री हो, उसको बोल देंगे अपन कंप्लीट एंगल। अब आगे बात कर लेते अपन सेकेंड टाइप की, टाइप ऑफ एंगल ऑन बेस, क्वालिटी, ठीक है। अब क्वालिटी पर देखेंगे अपन एंगल कितने टाइप के हैं। क्वालिटी का मतलब यहां पर ये समझो आप कि जो अपने एंगल है
उनमें ऐसे क्या क्या चेंजेस किए या फिर ऐसी क्या क्या अपने सेम चीजें मिली जिससे ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बने, सप्लीमेंट्री बने, एग्जैक्ट एंगल बने, ये लीनियर पेयर बने, वर्टिकली अपोजिट एंगल बने। इस तरीके से ये कैसे बने एंगल, तो वो क्वालिटी पर बने। ये एंगल की क्वालिटी अपन ने देखी, इस तरीके से अपन के एंगल बने। तो देखो पहला एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पहले तो आप वर्ड पर ध्यान दिया करो। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि ऐसी दो चीजें होंगी अपने पास जो एक दूसरे के तो क्या होगी, अलग अलग, या फिर यूं मान लो एक दूसरे के इनवर्स होगी, बट दोनों का अगर मिलाएंगे तो वो पूरी बन जाएगी। एग्जाम्पल 4 घड़ी है, घड़ी के वैसे तो 2 कांटे होंगे, ठीक है, एक तो मिनट का एक हावर्स का। अगर देखे तो वो एक दूसरे के प्रॉपरली क्या होगी, इनवर्स होगी। अगर ये वाला एग्जांपल ज्यादा समझ में नहीं आता है ना तो भैया एक सिंपल सा बड़ा जोरदार है एग्जांपल, भाई हस्बैंड और वाइफ को देख लो, हमेशा लड़ते रहेंगे, एक दूसरे के इनवर्स रहेंगे, है ना, कोई एक दूसरे की गलती मानेगा ही नहीं, यानी इनवर्स रहेंगे। लेकिन अगर दोनों को मिला दो तो पूरा का पूरा अपना घर बन जाएगा, यानी वो पूरी चीजें बन जाएगी। अगर दोनों को अलग ही कर दे अपन तो क्या होगी, वो पूरी चीज बन ही नहीं पाएगी, वो दोनों के दोनों क्या होगी, अलग ही हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप समझो कि वो दोनों हस्बैंड और वाइफ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों के दोनों। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब तो ये होगा कि दोनों चीजें क्या होगी, एक दूसरे की उल्टी होगी और दोनों को जब मिलाएंगे तो वो पूरी बनेगी। अब यहाँ पर पूरी का मतलब क्या है, कंप्लीट का मतलब है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री दो एंगल हमेशा ध्यान में रखना, ये वाले दो एंगल जान ले लेते हैं, एक तो 90 डिग्री और एक 180 डिग्री। और सबसे ज्यादा भयंकर, सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाला यही वाला एंगल है 90 डिग्री, या फिर यूं मान लो सब चीजें बेस इस 90 डिग्री एंगल पर ही है, यूं ही मान के चल लो आप। तो 90 डिग्री एंगल पर है ना, इसलिए इसको बोल दिया ये कंप्लीट एंगल है। एक तरीके से 90 डिग्री एंगल एक कंप्लीट एंगल है। लेकिन अगर 90 डिग्री टू 90 डिग्री दोनों को दो एंगल हो जाए अपने पास तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी अब पूरा का पूरा एंगल बन गया अपना, ये एकदम से पूरा एंगल हो जाएगा अपना 180 डिग्री। 180 डिग्री पूरा एंगल हो जाएगा, 360 डिग्री तक अपन को जाने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि ये वाले दो एंगल ही है ना, अपनी पूरी की पूरी समस्या खत्म करेंगे। या फिर मान लो ये दोनों के दोनों ही बम ब्लास्ट है, दोनों के दोनों ही खतरनाक है। तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये पूरा एंगल होगा, कंप्लीट होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ये बोलेगा कि मेरे को कोई शर्त लागू नहीं करनी, कोई अप्लाई नहीं करनी, कोई शर्त। बस क्या करना है कि कोई भी ऐसे दो एंगल हो जो क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो। और कैसा कॉम्प्लीमेंट्री हो, क्योंकि भाई कोई भी दो ऐसे एंगल बने जिनका अपन सम करें तो वो 90 डिग्री है, प्रॉपरली 90 डिग्री है। जैसे एग्जांपल 45 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे, क्योंकि इनका सम करने पर अपना मेजर कितना आ रहा है या फिर सम कितना आ रहा है, कैलकुलेशन आ रहा है अपना 90 डिग्री, कैलकुलेशन आ रहा है अपना 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री आ गया प्रॉपरली तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। यानी अपन अगर बोलें कि ये 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो ये सेकंड 45 डिग्री है, इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं भाई समपूरक। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा कि इसके अंदर ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल सेम ही है, बस क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें तो 90 डिग्री होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री में और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होना चाहिए। यानी ऐसे कोई दो एंगल जिनको ऐड करने पर वो कितने आए, 180 डिग्री आए, ठीक है, उनका मेजर करने पर या फिर उनका सम करने पर, ठीक है, कैलकुलेशन करने पर वो कितने बने, 180 डिग्री बने। यहां पर हमेशा ध्यान में रखना, मैं ये कोई प्लस का निशान लगा रहा हूं तो ये कोई यू नहीं है कि आप ऐड ही करो, ये जरूरी नहीं है, आप माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, और सब्ट्रैक्ट करने पर अगर आपका आंसर 180 डिग्री आ रहा है तो वो एंगल भी क्या अपना सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। ओनली फॉर प्लस करने पर ही कोई जरूरी नहीं है, माइनस भी कर लो तो भी अगर आपका 90 डिग्री आ रहा है तो भी वो क्या बन रहा है अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, और 180 डिग्री आ रहा है तो भी वो आपका क्या बन रहा है सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। तो ये थी अपनी कुछ इस तरीके की शर्त। अब बात कर लेते हैं थर्ड की, एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल क्या होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं आसन कोण। एडजेसेंट एंगल को हिंदी में बोलते हैं आसन कोण। अब इसके लिए तीन शर्त होती है। तीन शर्त कैसी कैसी होगी भाई, मैंने बताया था एक शर्त तो क्या है इस तरीके से कि जो अपनी ये वाली लाइन है, जो रे है, ये दोनों रे है। अब ये दोनों रे हैं, इन दोनों रे की जो एंड पॉइंट है वो सेम है। इसी तरीके से क्या होगा कि यहां पर एडजेसेंट एंगल में दो एंगल बनेंगे अपने, और उन दोनों एंगल का जो ये वर्टेक्स है, मैंने बताया नहीं स्टार्टिंग के अंदर, जो ये सेम एंड पॉइंट है ना, इस सेम एंड पॉइंट को बोलते हैं अपन वर्टेक्स। इस सेम एंड पॉइंट को बोलते हैं अपन वर्टेक्स। तो दो एंगल अपने पास ऐसे एंगल होने चाहिए जिनका वर्टेक्स तो क्या हो, सेम हो, यानी कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। पहली तो ये कंडीशन होगी। दूसरी क्या होनी चाहिए कि दो आर्म में कोई भी दो आर्म हो, उन चारों आर्म में से कोई भी दो आर्म हो, वो क्या होनी चाहिए, कोइंसिडेंस होनी चाहिए। कोइंसिडेंस या फिर यूं मान लो आप कि वो एक ही होनी चाहिए, यानी कॉमन ही होनी चाहिए। यानी टोटल अगर अपन देखें तो अपने पास दो बनेगी, क्या दो बनेंगे अपने पास एंगल। ये फर्स्ट एंगल है, ठीक है, और सेकेंड एंगल में बना दूं यहां पर। और इस सेकेंड एंगल के लिए जो दूसरी अपनी सेकेंड रे होगी वो जस्ट इसके ऊपर ही होगी, जस्ट इसके ऊपर ही होगी, कोइंसिडेंस होगी, ठीक है। अब जस्ट इसके ऊपर होगी, यानी ये दोनों क्या है, कॉमन। तो दो आर्म तो क्या होनी चाहिए, कॉमन, और वर्टेक्स होना चाहिए कॉमन है। दोनों एंगल का वर्टेक्स क्या है, सेम, यानी कॉमन है। दो शर्त हो गई। अब थर्ड शर्त है कि नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, यानी ये जो नॉन कॉमन आर्म है, ये वाली और ये वाली, इसको अपन नामकरण कर लेते हैं L1, L2 और L3। ये L1 और L3 जो अपनी जो लाइन है या आर्म है, L1 और L3 जो अपनी आर्म है, वो दोनों आर्म इस कॉमन आर्म के दोनों साइड होनी चाहिए, दोनों साइड होनी चाहिए। ये कॉमन आर्म अपना एक साइड में एक आर्म आ गई, दूसरे साइड में दूसरी आर्म आ गई, इस तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि भाई आपकी एक लाइन तो ये है, एक लाइन ये है और कॉमन ये वाली आ गई आपके आर्म, ऐसा नहीं चलेगा। ये वाला एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। एडजेसेंट एंगल होने के लिए ये तीन शर्त लगेगी और प्रॉपरली लगनी चाहिए, तभी अपन उसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ये तो हो गया अभी अपना एडजेसेंट एंगल। इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि भाई कोई मेजर करे या फिर कोई सम करे तो इतना होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बस ये तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन अप्लाई हो तो उसको बोलेंगे अपन, कंडीशन अप्लाई होती है तो उसको बोल देंगे अपन एडजेसेंट एंगल। अब आगे चलते हैं लीनियर पेयर पर। लीनियर पेयर को हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म। अब लीनियर पेयर होगा, वो कंडीशन कैसी करेगा, देखो लीनियर पेयर के लिए कंडीशन बोलेगा कि एडजेसेंट की ऑल कंडीशन तो इस पर अप्लाई होनी चाहिए, साथ में एक और कंडीशन इसमें लग जानी चाहिए। कैसी कंडीशन कि ये वाले दोनों एंगल हैं, इन दोनों एंगल को अगर अपन, इन दोनों एंगल का अगर अपन सम करें, इन दोनों एंगल का अगर अपन सम करें, यानी एंगल ये A मान लेते हैं एक बार के लिए और एंगल ये B मान लेते हैं। अगर इन दोनों एंगल, जो एंगल A और प्लस एंगल B है, और अगर अपन एंगल A और एंगल B को डिनोट करते हैं ना, तो भैया इस तरीके से लिखते हैं अपन, ये वाला सिंबल लगाते हैं ऐसे, बस
ये क्या बताता है कि ये अपना बेस है और ये अपना आर्म है और इस तरीके का जो एंगल बन रहा है वो बी एंगल है, ऐसा अपना एंगल है, ये बताता है ये। अब आगे चलते हैं, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों को अगर सम करेंगे तो उनका मेजर या फिर उनका कैलकुलेशन क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, उनका कैलकुलेशन 180 डिग्री आना चाहिए। बस यही है, लीनियर पेयर क्या होगा कि 180 डिग्री हो। अब देखो यहां पर बात करने के लिए एक मस्त बात क्या है कि 180 डिग्री है, इसलिए क्या बन रहा है अपना लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। अब 180 डिग्री पर लीनियर पेयर बन रहा है और मैंने फर्स्ट ही इंट्रोडक्शन में बता दिया आपको कि कोई भी लाइन हो उसके एंड पॉइंट को छोड़ दो और किसी भी लाइन का कोई भी पॉइंट उठा लो आप और वहां से आप एंगल का मेजर करो तो आपको हमेशा 180 डिग्री मिलेगा। या फिर यू मान लो कहीं पर भी आपको 180 डिग्री एंगल मिल रहा है तो वो एक ही लाइन है, कोई दो लाइन नहीं है ना। अगर कोई भी एंगल यहां पर अगर एंगल में 180 डिग्री कर दूं तो ये दोनों लाइन जो अपनी बेस और आर्म बन रखी है ना वो सीधी की सीधी एक लाइन बन जाएगी, ना तो इसमें कोई बेस होगा फिर ना कोई इसमें आर्म होगा। अब यहां पर देखो L1 और L3 ये अपने पास दो लाइन है, ये पूरा टोटल अपन ने कर दिया 180 डिग्री। 180 डिग्री करने पर ये L1 और L3 में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, अब ये सीधी L ही हो गई, यानी अब ये एक सीधी लाइन है यहां से लेकर यहां तक की एक लाइन है, एक स्ट्रेट अपनी लाइन बन गई। अब ये ओनली फॉर L1 और L3 नहीं है, अब ये ओनली फॉर क्या है L है, अपनी एक ही लाइन है, इसमें ना तो कोई बेस है ना ही कोई आर्म है। अब आगे बात कर लेते हैं अपन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की। अब देखो यहां पर अपन जो भी बात करेंगे इतने में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसमें ओनली फॉर दो लाइन की ही बात करेंगे, यानी दो लाइन इसमें शामिल होगी और इससे आगे वाले जितने भी एंगल बचेंगे इनकी अगर अपन बात करेंगे तो उनमें तीन लाइन से शामिल होगी, उनमें तीन लाइन शामिल होगी, बट इसमें दो ही लाइन होगी अपने पास। अब एक देखते हैं अपन वर्टिकली अपोजिट एंगल किस तरीके का होगा। अब देखो दो लाइन होगी अपने पास इस तरीके से, ये एक लाइन बन गई और एक और लाइन होगी जो इसको ही क्रॉस करे, क्रॉस करनी चाहिए भाई, ये दोनों लाइन है जो क्रॉस करती हुई होनी चाहिए तब ही अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। अब देखो अपन अगर वर्ड पर जाए, वर्टिकली अपोजिट एंगल को हिंदी में बोलते हैं भाई ऊर्ध्वाधर, कहां पे क्या है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल में देखो क्या होगा, वर्टिकली का मतलब सीधा या फिर खड़ा हुआ, मैंने बताया था वहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में कि सीधा होगा और खड़ा हुआ होगा, यानी कि सीधा होगा एकदम से। तो ये ऐसा, ये या तो ये वाला मान लो या ये वाला मान लो, दोनों के दोनों खड़े हैं, ठीक है। ये वाला तो भाई क्या है सो रहा है और ये वाला पूरा जाग रहा है, लेकिन ये दोनों खड़े हैं। तो इस तरीके से एंगल ये क्या होगा, ये वाले आपस में क्या है खड़े हैं, तो इनको बोल देंगे वर्टिकली। और ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब एक दूसरे के सामने होने चाहिए, अपन बोलते नहीं ये तो ऑपोजिट पार्टी है, ये तो एक दूसरे के सामने वाली पार्टी है, तो ये तो ऑपोजिट पार्टी है। तो इस तरीके से क्या होगा, ऑपोजिट का मतलब एक दूसरे के सामने होना चाहिए, यानी ये एक दूसरे के सामने है भाई, ये वाला खड़े भी हैं एक दूसरे के सामने भी, यानी वर्टिकल भी है और ऑपोजिट भी है। यही दो एंगल, ये ही दो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की एक क्वालिटी होती है या फिर प्रॉपर्टी होती है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो एंगल ए बना है वो एंगल बी के इक्वल होता है, या फिर यूं मान लो एंगल बी एंगल ए के इक्वल होता है, या फिर यूं मान लो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी अगर अपन देखें तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसी तरीके से कोरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट, ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं, इसी प्रॉपर्टी के होते हैं, यानी इनमें भी दोनों दो एंगल बनेंगे और दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के। अब चलो अपन तीसरे टाइप की बात कर लेते हैं एंगल में, टाइप ऑफ एंगल ऑन बेस मेड ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले जितने भी एंगल बनेंगे उनकी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पहले इसका मिटा ही लेते हैं इसको। अब बात करते हैं अपन अपने थर्ड टाइप में,
ट्रांसवर्सल लाइन, भाई पार्ट 1 में मैंने ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बताया है। यहां पर क्या होगी कि दो लाइन होगी L1 और L2 और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी, ठीक है ना। पैरेलल को हिंदी में बोलते हैं भाई समांतर। अभी एक थर्ड लाइन आएगी जो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेगी और ये L3 होगी और इस L3 का ही नाम होगा ट्रांसवर्सल लाइन। इस L3 को बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये L3 से बनने वाले कितने एंगल होंगे, पहले तो अपन पढ़ लेते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल को हिंदी में बोलते हैं भाई अंतः कोण और एक्सटीरियर एंगल को बोलते हैं हिंदी में बाह्य कोण, ठीक है। अब देखो इंटीरियर का मतलब कोई अंदर का ही होगा और एक्सटीरियर का मतलब कोई बाहर का होगा। तो इंटीरियर का देखो यहां पर आपको ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन के अंदर के जो भी एंगल बनेंगे वो होंगे इंटीरियर एंगल और इन दोनों लाइन के जो बाहर के एंगल बनेंगे, यहां पर जितने भी इनसे बाहर के जितने भी एंगल बनेंगे उनको बोलेंगे अपन एक्सटीरियर एंगल। जैसे एग्जांपल फॉर ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये एंगल, एक ये एंगल और ये एंगल, ये चारों एंगल अपने पास, ये फोर्थ एंगल है, ये सारे के सारे एंगल क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। अगर नाम भी दें तो 1 2 3 और 4। एंगल 1 देखो मैं यहाँ पर डिग्री नहीं लगाया, मैंने डिग्री लगा तो ये क्या हो जाता है, इसका मेजरमेंट हो जाता है, लेकिन मैंने डिग्री नहीं लगाया, यहाँ पर ओनली फॉर 1 लिखा है, इसका मतलब मैंने इसका नामकरण नहीं किया ओनली फॉर। तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये क्या होंगे, इंटीरियर एंगल। यहां पर अपन लिख लेते हैं इंटीरियर एंगल क्या होंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। और एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे भाई, एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे जो इन दोनों लाइन से बाहर की साइड में जो एंगल बन रहे हैं, ये वाले एंगल है ना, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल। 5 6 7 और 8 यानी एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 ये वाले होंगे भाई एक्सटीरियर एंगल। अब आगे बात कर लेते हैं अपन कोरेस्पोंडिंग एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई संगत कोण। कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, अब देखो कोरेस्पोंडिंग का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर अपन पहले तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट देखो कि एंगल की डायरेक्शन किस तरीके से देखते हैं अपन। जैसे ये वाला एंगल अपना, ठीक है, अब ये वाला एंगल में यहां पर एंगल बनेगा बेस और आर्म के बीच के अंदर। अब इस एंगल की डायरेक्शन अगर अपन देखें तो वो एंगल की डायरेक्शन हमेशा ध्यान में रखना, जो ये सी टाइप में को कर्व बन रहा है, इस कर्व के जस्ट बीच में मिड पॉइंट से एक लाइन निकलेगी और वो क्या होगी, इन दोनों के बीच में से बिल्कुल सीधे इस तरीके से निकलेगी, इस डायरेक्शन में निकलेगी, ठीक है ना। तो यही होगी एंगल की डायरेक्शन, ध्यान में रखना। अब एक छोटी सी, एक बहुत छोटी सी बात है, अगर ये बात आपको या फिर मान लो ट्रिक है, अगर ये ट्रिक आप आजमा लो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं खानी पड़ेगी कौन से एंगल इक्वल होते हैं, कौन से एंगल इक्वल नहीं होते और कैसे एंगल कोरेस्पोंडिंग होते हैं, अल्टरनेट होते हैं या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, फिर एलाइड एंगल होते हैं, वो भी आप पहचान सकते हो। एक बात तो अपन बात कर लेते, तय कर लेते हैं कि एंगल कौन कौन से इक्वल होंगे अगर डायरेक्शन से अपन देखें तो। अगर देखो कोई भी एंगल जिनकी डायरेक्शन सेम है, जिनकी डायरेक्शन सेम है इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से, ऐसी कोई भी एंगल है जिनकी डायरेक्शन इस टाइप में है या फिर सेम डायरेक्शन है या फिर एक ही डायरेक्शन है, तो उनको बोलेंगे अपन, वो एंगल क्या होंगे, इक्वल। या फिर ये तो फर्स्ट टाइप हो गया, और सेकंड टाइप क्या होगा, या फिर अपन यूं देख ले कि कोई भी एंगल है और उनकी डायरेक्शन क्या हो, इनवर्स हो, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के इनवर्स हो, इस तरीके से, चाहे से ये ऐसे हो या ऐसे हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन इनकी डायरेक्शन इनवर्स हो रही है ना, इनकी डायरेक्शन इनवर्स होनी चाहिए बस। तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरीके से एंगल क्या होंगे, सारे के सारे इक्वल, या तो इनवर्स होने चाहिए या सेम डायरेक्शन में होने चाहिए।
ऐसे ही एंगल होंगे इक्वल होंगे। और अगर कोई इनके अलावा कोई भी कंडीशन बने, एग्जांपल फॉर जैसे एंगल ये अपना, एक तो एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल अपन बना लेते इधर वाला, तो दोनों की डायरेक्शन देखो, दोनों एंगल की यहां पर डायरेक्शन देखो, ये वाली डायरेक्शन है वो इधर की साइड जा रही है और ये वाली डायरेक्शन वो इधर की साइड जा रही है, यानी दोनों की डायरेक्शन अगर अपन देखें तो वो सेम नहीं आ रही। अगर डायरेक्शन अपन और देखते इधर की साइड जाने वाली, जैसे एग्जांपल फॉर यू मान लो आपके ये आपका ये एक एंगल है, सॉरी ये एक एंगल है, अब यहाँ का ये एंगल है, अब ये वाला और ये वाला, ये सेम डायरेक्शन हो रही है इन दोनों की, इन दोनों की सेम डायरेक्शन हो रही है, तो ये वाले डायरेक्शन होते हैं ना, तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं। अब एग्जांपल फॉर आप यहां पर यूं समझ लो कि ये वाला एंगल है, अब ये वाला एंगल, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर नीचे होगी, यानी ये तो जा रही है ऊपर डायरेक्शन में, ये जा रही है नीचे डायरेक्शन में, और दोनों की डायरेक्शन देखो ऑपोजिट मिल रही है आपको, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, या फिर यूं मान लो इनवर्स है। दोनों की डायरेक्शन इनवर्स होने पर अपना क्या हुआ, ये दोनों एंगल बनेंगे, ये वाले, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो डायरेक्शन के हिसाब से अपन बता सकते हैं कौन से एंगल इक्वल हो सकते हैं। अब हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ठीक है, तो उनमें डायरेक्शन हमेशा इनवर्स होगी, सेम नहीं होगी, इनवर्स होगी हमेशा डायरेक्शन। और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होगी तो उनमें हमेशा डायरेक्शन सेम मिलेगी आपको। ये बस चीजें ध्यान में रखना कि कोरेस्पॉन्डिंग में हमेशा डायरेक्शन सेम मिलेगी आपको। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना, उसकी पहले शेप देख लो कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की जो भी शेप होती है वो कैसी होती है, एफ टाइप में होती है। एफ होता है ना अपना, इस टाइप में होती है। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो एफ कहां पर बन रहा है, तो देखो ये वाला एफ बन रहा है, ठीक है भाई। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है, तो मैं क्या पीछे लेकर इन लाइनों को मिटा दूंगा, ये ऐसी चलेगी। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बस। अब यहां पर देखो क्या होगा, ये वाला एफ बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब इस वाले एफ में एक बात का और ध्यान में रखना, इन वाले एंगल में इंटीरियर और एक्सटीरियर, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल में हमेशा दोनों एंगल इंटीरियर बनेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग में दोनों एंगल हमेशा इंटीरियर बनेंगे। अब ये वाला एंगल यहां पर क्या बनेगा, ये देखो एंगल 2 है, ये इंटीरियर, और सॉरी एक कोरेस्पॉन्डिंग में क्या बनेगा, एक तो एंगल इंटीरियर और एक एंगल एक्सटीरियर बनेगा। ये वाला एंगल इंटीरियर है तो ये वाला एंगल क्या हो गया, एक्सटीरियर। एंगल 2 अपना क्या था, इंटीरियर, और एंगल 5 था अपना एक्सटीरियर। तो एंगल 2 और एंगल 5 इन दोनों एंगल, ये देखो एक डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी अगर अपन डायरेक्शन भी निकाले तो ये वाली डायरेक्शन इसकी है और ये वाली ही डायरेक्शन इसकी है, या फिर इसको आप आगे तक चला लो, यहां तक ले आओ, तो सेम डायरेक्शन मिल रही है आपको, यानी ये दोनों की दोनों डायरेक्शन क्या मिल रही है आपको, सेम मिल रही है। इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 5 तो होंगे इक्वल, लेकिन एंगल कौन से हैं वो अगर पता लगाना है तो देख लो, एंगल 2 तो आपको इंटीरियर मिल रहा है बट एंगल 5 आपको एक्सटीरियर मिल रहा है, यानी दोनों एंगल अलग अलग है, एक तो इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है। ऐसी प्रॉपर्टी या फिर ऐसी कंडीशन या फिर ऐसी क्वालिटी कहां कौन से एंगल में होती है, ऐसी क्वालिटी भैया कोरेस्पॉन्डिंग एंगल में होती है, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर वाला तो जोड़ यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल में तो होता नहीं है। इंटीरियर और एक्सटीरियर वाला जोड़ वर्टिकली अपोजिट में नहीं होता, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर वाला जोड़ ओनली फॉर ट्रांसवर्सल लाइन में बनती है। ट्रांसवर्सल लाइन में इंटीरियर और एक्सटीरियर वाला जोड़ बनेगा। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर वाला जोड़ अगर ट्रांसवर्सल लाइन में बनेगा तो ट्रांसवर्सल लाइन में तो होती है भैया कोरेस्पॉन्डिंग लाइन, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की क्वालिटी ठीक है कि भाई एक एंगल तो इंटीरियर होगा और एक एंगल एक्सटीरियर होगा और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो उसको बोलेंगे अपन कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो भाई अपना कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, कोरेस्पॉन्डिंग अगर एंगल देखें अपन तो कोरेस्पॉन्डिंग अपना एक तो एंगल होगा 2 और एक एंगल होगा 5, तो एंगल 2 एंड एंगल 5। और ऐसे अगर अपन और देखें तो इधर की साइड देखो, ये भी तो बन रही है एफ, भाई यहां पर भी तो एफ बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये वाला देखो ये भी एफ बन रहा है, यानी एंगल 1 और एंगल 6।
एंगल 1 और एंगल 6 ये भी क्या होंगे, कोरिस्पोंडिंग होंगे। इस तरीके से अपना बन गया भाई कोरिस्पोंडिंग, यहां तक खत्म हो गया, ये वाले होंगे। अब अल्टरनेट एंगल, आगे बात करेंगे अल्टरनेट एंगल की, जहां पर इसको हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल की पहले तो देखो शेप कैसी होती है, जेड टाइप में इसकी शेप होती है, और इसकी क्वालिटी क्या होती है कि इसमें दोनों एंगल है ना सेम होने चाहिए, या तो इंटीरियर है तो इंटीरियर ही होने चाहिए, एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर ही होने चाहिए। एंड अल्टरनेट एंगल में देखो भाई यहां पर ये वाला एंगल इंटीरियर लग रहा है, अगर ऊपर होता तो ये एक्सटीरियर होता, ऊपर की साइड में अगर एंगल बनता तो वो एक्सटीरियर होता, लेकिन ये क्या बना डाउन साइड में बन रहा है एंगल, तो इसको बोलेंगे पर इंटीरियर एंगल। यहां पर भी देखो बिल्कुल सेम ऐसे बन रहा है, इंटीरियर एंगल है ये, और इसके बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से दोनों एंगल क्या होंगे, इंटीरियर, ठीक है। और दोनों की देखो साइड, दोनों की डायरेक्शन अगर अपन देखें ना अल्टरनेट एंगल में, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की साइड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की साइड, है ना। दोनों की डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है, सॉरी दोनों की डायरेक्शन इनवर्स है ना, दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, अलग अलग है, एकदम से एक दूसरे के इनवर्स है। तो अगर इन दोनों की डायरेक्शन इनवर्स है तो ये वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, इतना तो अपन को पता है। और अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होता है और कोरिस्पोंडिंग एंगल भी भाई इक्वल होता है। अब इनमें से अल्टरनेट एंगल है कि ये कोरिस्पोंडिंग एंगल है, वो पता लगाने के लिए अपन दूसरी क्वालिटी देखेंगे कि एक एंगल अपना इंटीरियर है तो दूसरा एंगल भी अपना इंटीरियर अगर होगा तो वो अल्टरनेट है, और अगर दूसरा एंगल एक्सटीरियर होगा तो वो क्या होगा, कोरिस्पोंडिंग एंगल होगा। तो अगर दोनों एंगल इक्वल है, सॉरी इंटीरियर है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, इनवर्स है, तो वो एंगल क्या हो जाएगा, अपना अल्टरनेट एंगल होगा। ये चीजें बस ध्यान में रखना आपके भाई इनवर्स है कि क्या है। 3-4 बारी अगर सवाल निकालोगे, 3-4 बारी इनको देखोगे तब पता लग जाएगा अपने आप, तब आपके दिमाग में प्रेशर नहीं बनेगा। वरना कहीं से क्या होते हैं, मैंने बहुत देखे हैं, बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है कि कौन सा इंटीरियर हो गया कौन सा एक्सटीरियर होगा। ये जरूर बता देते हैं कि सर ये वाला एंगल है जो इक्वल हो जाता है, बट ये नहीं पता कि एंगल इसको क्या बोलते हैं या फिर एंगल क्या होगा, ये पता नहीं लगा पाते। और ये सारा का सारा खेल होता है डायरेक्शन का। अब यहां पर देखो अगर अपन जेड शेप में भी देखें, अगर जेड शेप में देखें, ये जेड शेप ना, ये वाला ये जेड शेप है। अब इसमें इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, एक तो एंगल 1 और एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 4 क्या होगा, इंटीरियर है, इसका मतलब। और इनकी डायरेक्शन में देखो ये डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड में। दोनों की डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है या फिर इनवर्स है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में एंगल 1 और एंगल 4 अल्टरनेट एंगल होगा जो इक्वल भी होंगे। यहां पर एंड की जगह आप इक्वल ही लगाते चलो, ठीक है ना, यहां पर एंड की जगह आप इक्वल ही लगाते चलो ताकि इससे कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे। एंगल 4 और एंगल 1 दोनों इक्वल होंगे। इसी तरीके से अगर अपन देखें ये वाले भी तो जेड शेप बन रही है, ये वाली भी तो जेड शेप बन रही है, तो इस वाली जेड शेप में एंगल 2 और एंगल 3 इंटीरियर है, ठीक है। तो एंगल 2 और एंगल 3 इंटीरियर है, तो ये भी क्या होंगी, अल्टरनेट एंगल होगी, तो इक्वल होंगी। अब बात कर लेते हैं एंगल, लास्ट एंगल की। एंगल देखो इसको एलाइड एंगल भी बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर को का मतलब है कॉमन, कॉमन इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं रेफर्ड एंगल, रेफर्ड एंगल भी बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं भाई एलाइड को बोलते हैं सहबंध, और कॉमन इंटीरियर एंगल को बोलते हैं उभय अंतः कोण, और रेफर्ड एंगल को बोलते हैं अपन निर्दिष्ट कोण। अब ये वाले एंगल कैसे होंगे, इन एंगल की भाई शेप अगर देखें ना अपन, तो इस एंगल की शेप बनेगी आपकी सी टाइप में, सी टाइप में, इस टाइप में आपकी एंगल की शेप बनेगी। और साथ में क्या होगा कि इनके भी क्वालिटी या फिर इनके भी आप देखें तो ये भी क्या होंगी,
इनके जो डायरेक्शन देखें तो वो डायरेक्शन सेम नहीं होगी, ना ही इनवर्स होगी। पहली बात तो ये, इनकी डायरेक्शन ना तो सेम होगी ना इनवर्स होगी। सेकेंड, एलाइड एंगल में दोनों एंगल इंटीरियर एंगल होंगे। एलाइड एंगल में दोनों एंगल इंटीरियर एंगल होंगे। अब अगर दोनों एंगल इंटीरियर एंगल अपने हैं तो यहाँ पर देखो ये वाला एंगल भी अंदर ही है और ये वाला एंगल भी अंदर ही है, दोनों एंगल इंटीरियर। अभी एक्सटीरियर वाला एंगल तो है नहीं अपने पास, वो तो लेना नहीं। और साथ के अंदर क्या होगा, इनके डायरेक्शन अगर अपन देखें तो ये वाली डायरेक्शन तो इधर जा रही है और ये वाली डायरेक्शन इधर जा रही है, यानी ना तो ये क्या इनवर्स है कोई भी डायरेक्शन और ना ही एक डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है ना। ना तो ये डायरेक्शन क्या है इनवर्स और ना ही ये डायरेक्शन क्या है सेम है। दोनों की डायरेक्शन ना इनवर्स होगी ना सेम होगी, अलग अलग होगी कैसे भी होगी, लेकिन ना इनवर्स होगी ना सेम होगी इस तरीके से। और सी फॉर्मेट में ये बनेगा अपना एलाइड एंगल। अब इसमें छोटी सा एक डिफरेंस है, छोटा सा क्या डिफरेंस है कि एलाइड एंगल की अगर अपन शेप की बात करें तो यहां पर देखो आप ये वाला शेप बनेगा, यहां पर सी बन रहा है, ये अपना सी बन रहा है पूरा का पूरा इस तरीके से। और सी के अंदर इंटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल 2 और एंगल 4। ठीक है, तो एंगल 2 और प्लस एंगल 4 अगर इनका अपन सम करते हैं, एंगल 2 और एंगल 4 का अगर सम किया जाता है तो उनका कैलकुलेशन आता है 180 डिग्री। तो उनका कैलकुलेशन आता है 180 डिग्री। और इसी तरीके से देखो यहां पर भी एक शेप बन रही है, ये भी सी है ना, ये भी सी है। अब एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 इनको भी अगर ऐड किया जाता है तो इनका भी कैलकुलेशन 180 डिग्री आता है, यानी ये वाले एंगल भी क्या बनेंगे स्ट्रेट एंगल बनेंगे, ये वाले एंगल भी स्ट्रेट एंगल बनते हैं। ठीक है ना। तो अपने पास बन गए भाई, ऐसे एंगल को एलाइड एंगल बोल देंगे। ठीक है, एलाइड एंगल की क्वालिटी क्या होती है कि दोनों एंगल का अगर सम किया जाता है तो उनका 180 डिग्री कैलकुलेशन आता है। ठीक है। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अपन ने कोरेस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, एलाइड एंगल, ये तीनों एंगल अपन ने पढ़े हैं। अब ये तीनों के तीनों एंगल हमेशा एक बेस पर चलते हैं। कैसे बेस पर कि जो अपनी लाइन L1 है और ये अपनी लाइन L2 है, ये अपनी होनी चाहिए क्या पैरेलल लाइन होनी चाहिए। अगर ये पैरेलल लाइन नहीं है तो ये सारे के सारे एंगल कोई काम के नहीं है, ये सारे के सारे एंगल कुछ भी काम के नहीं है। अगर आपके दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो, अगर दोनों लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है तो आपके ये सारे के सारे जो एंगल हैं वो काम करेंगे। तो एक बात ध्यान में रखना, अगर आपको कोई पूछ ले कि पैरेलल लाइन ये है क्या, ये आपको प्रूफ करना है, तो आप ओनली फॉर इतना प्रूफ कर दीजिए, या तो इनमें बनने वाला जो एंगल है वो कोरिस्पोंडिंग एंगल है, या फिर इनमें बनने वाला एंगल है जो अल्टरनेट एंगल है, या फिर इनमें बनने वाला एंगल है वो एलाइड एंगल, या फिर कॉमन इंटीरियर एंगल, या फिर रिफर्ड एंगल है। ये इन तीनों में से कोई भी एक एंगल है तो आप आसानी से बता सकते हो कि भाई ऐसे एंगल अगर है तो ये एंगल ओनली फॉर एक बेस पर काम करते हैं, और वो है पैरेलल लाइन के ऊपर, कि इन दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए तभी ये एंगल बनते हैं। तो यहां पर भी अगर आपको कोई प्रूफ पूछ ले या फिर कुछ और भी पूछ ले कि ये एंगल, ये लाइन है, ये पैरेलल है कि नहीं है, ये प्रूफ करना है या फिर ये बताना है, तो अपन ओनली फॉर इन एंगल को प्रूफ कर देंगे कि ये एंगल अपने पास है या फिर ऐसे बन रहे हैं, तो ये अपनी लाइन पैरेलल बनेगी। अब आगे एक फोर्थ और है जो ट्राइंगल के ऊपर बेस पर है। तो अपना ये वाला ट्राइंगल वाला थोड़ा सा पढ़ेंगे अपन अगले चैप्टर में या फिर अगली क्लास में। अगले क्लास में देखेंगे अपन जो इंट्रोडक्शन पार्ट 3 होगा। अब ये वाला पार्ट भी थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन कितना भी हो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आनी चाहिए और पूरी चीजें कंप्लीट आनी चाहिए, या फिर कंप्लीट आपको पता होनी चाहिए कि भाई इतनी इतनी अपने पास चीजें हैं और ये चीज अपन को समझ में आनी चाहिए।
तो और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी है, जो नोटिस भी है वहाँ पर मतलब नोटिस बोर्ड भी कर रखा मैंने वो, उस नोटिस बोर्ड में मैं अलग से मतलब वीडियो डालता रहता हूँ कि अपना अब आगे क्या होगा, या फिर जो अपनी YouTube चैनल है इस चैनल के ऊपर क्या क्या गिर रखा है, क्या किस किस के लिए है, और सबसे ज्यादा किन किन के लिए बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से ये चीजें गिर रखे हैं। और यहाँ पर ना तो कोई झूठ है ना कुछ और है, यहाँ पर जैसा आप पढ़ना चाहते हो वैसा आप कमेंट करो, जो आप पढ़ना चाहते हो वो आप कमेंट करो। और बोर्ड एग्जाम और SSC वगैरह इनकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ, रेलवे RRB इन सब के लिए। तो जो भी आपको पढ़ना है या फिर जो भी आपको पहले पढ़ना है वो आप बताते रहो, ठीक है ना। तो पहले तो अपनी वीडियो SSC और बोर्ड के लिए बनेगी, और उसके बाद में अपन और भी आगे की चीजें देख लेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।